हेलो विद्यार्थियों, आज हम प्रकाशिक यंत्रों के लिए विभेदन सीमा, विभेदन क्षमता और प्रकाश के लिए प्रकाश के ध्रुवण का अध्ययन करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम किसी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा, विभेदन क्षमता की। हम जानते हैं जितने भी प्रकाशिक यंत्र होते हैं, चाहे वो सूक्ष्मदर्शी हो, दूरदर्शी हो, कैमरे हो, इन सभी का उपयोग किया जाता है किसी वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब को प्राप्त करने में, जिसकी सहायता से हम उनका अध्ययन कर पाते हैं या उन्हें स्पष्ट देख पाते हैं। अब इन्हीं सभी प्रकाशिक यंत्रों में जो द्वारक के रूप में लेंस प्रयोग किया जाता है वो उत्तल लेंस होता है। ठीक है। और उत्तल लेंस उसके आकार के अनुसार उसमें वर्ण विपतन और गोलीय विपतन का दोष भी होता है, जो उस द्वारक के द्वारा या उस लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब कितना स्पष्ट प्रतिबिंब बन रहा है इसकी सीमा को निर्धारित कर देता है। ठीक है। अब इसी आधार पर तय होता है कि उस प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा या विभेदन क्षमता क्या होगी। ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें तो किसी उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो लगभग इस प्रकार बनता है कि मध्य भाग में केंद्रीय उच्चिष्ट बनेगा, उसके बाद एकांतर क्रम में निम्निष्ठ, फिर उच्चिष्ट, फिर निम्निष्ठ, फिर उच्चिष्ट। ठीक है। तो जो स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है वो केवल ये होता है जहां पर आपका केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है। इसको हम बोलते हैं एयरी डिस्क। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर दो वस्तुएं या दो से ज्यादा वस्तुएं परस्पर एक दूसरे के निकट स्थित हों तो स्पष्ट प्रतिबिंब कब बनेगा, या दोनों का अलग अलग स्पष्ट प्रतिबिंब कैसे बनेगा कि अगर वे पूर्ण रूप से विभेदित देखी जा सके या पहचानी जा सके किसी भी प्रकाशिक यंत्र के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब में। तो आप जरा यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये दो वस्तुएं हैं, किसी दूरी पर स्थित है और ये कोई प्रकाशिक यंत्र है जिसका द्वारा हम उत्तल लेंस ले रहे हैं। तो इसके द्वारा अगर दो वस्तुओं का प्रतिबिंब इस प्रकार बने, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है कि पहले केंद्रीय उच्चिष्ट होगा, फिर निम्निष्ठ होगा, फिर उच्चिष्ट होगा, फिर निम्निष्ठ होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि एक वस्तु का केंद्रीय उच्चिष्ट दूसरी वस्तु के प्रथम निम्निष्ठ के संपाती है तो ये दोनों वस्तुओं के प्रतिबिंब अलग अलग होंगे या विभेदित होंगे या इनको अलग अलग पहचाना जा सकेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ये दोनों प्रतिबिंब आपस में अतिव्यापित हो जाएंगे और हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर आप दूरस्थ स्थानों पर खड़े पेड़ों को देखें तो हमें ऐसा लगता है कि वो आपस में मिले हुए हैं, लेकिन उनके मध्य दूरी होती है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि अगर हम एक रेलवे ट्रैक को देखें तो हमें ऐसा लगता है कि ये कहीं जाके आगे मिल रहा है, लेकिन वो आगे मिल तो नहीं रहा होता है। ठीक है। तो हर प्रकाशिक यंत्र की अपनी विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता होती है। यह निर्भर करेगा उसका कि द्वारक कैसा है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम विभेदन की या विभेदन सीमा की। तो विभेदन या विभेदन सीमा क्या होता है कि वह सबसे छोटा कोणीय पृथक्करण जो किसी उपकरण द्वारा किया जा सकता है विभेदन कहलाता है या विभेदन सीमा कहलाता है। आप जैसे इसी चित्र के आधार पर समझ सकते हैं, ये कोई प्रकाशिक यंत्र है, ये दो वस्तुएं जो एक दूसरे के निकट स्थित हैं, मान लो इस दूरी को हम एल से दर्शा रहे हैं और ये प्रकाशिक यंत्र इससे डी दूरी पर है। ठीक है। तो ये दोनों वस्तुएं इस पर जो कोण अंतरित कर रही हैं, मान लीजिए वो थीटा है। अब सबसे छोटा कोणीय पृथक्करण किसी भी प्रकाशिक यंत्र के लिए जिसके द्वारा ये दोनों वस्तुएं अलग अलग पहचानी जा सके, और अगर हम सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो सूक्ष्मदर्शी में थीटा के स्थान पर ये वास्तविक दूरी लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। यानी कि ये पृथक्करण जिसके द्वारा इन दोनों का अलग अलग स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो सके या ये अलग अलग पहचानी जा सके। ठीक है। तो ये पृथक्करण ही कहलाता है विभेदन या विभेदन सीमा। अब बात करते हैं विभेदन क्षमता की। तो किसी प्रकाशिक यंत्र के लिए कोणीय विभेदन का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, विभेदन क्षमता कहलाता है। विभेदन क्षमता किसके बराबर होती है, 1/, विभेदन सीमा की। ठीक है। तो अगर हम बात करें किसी द्वारक के लिए, मान लीजिए ये एक लेंस है, उत्तल लेंस जो द्वारक के रूप में प्रयोग हो रहा है। ठीक है। इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। अगर इसका आकार d है और उन दो निकट स्थित वस्तुओं द्वारा
इस पर जो अंतरित कोण है थीटा है, या आप इस तरह से कहिए कि ये लेंस थीटा मिनिमम, इस लेंस के लिए या इस द्वारक के लिए थीटा मिनिमम वो कोणीय पृथक्करण है सॉरी, थीटा मिनिमम वो कोणीय पृथक्करण है जो इसकी सहायता से विभेदित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस द्वारक के लिए थीटा मिनिमम ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 1.22 लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, जहाँ पे डी क्या है, इस लेंस या कह लीजिए द्वारक का व्यास है, थीटा मिनिमम वो सबसे छोटा कोणीय पृथक्करण है, और लैम्डा आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है। ठीक है, अगर हम इस तरह से लेके चले कि दो वस्तुओं के मध्य की दूरी स्मॉल एल है और इस प्रकाशी के अंदर से इन दोनों की दूरी वो डी है, अगर तो थीटा का मान, जैसे कि आप जानते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, उस सूत्र से थीटा बराबर किसके आ जाएगा, एल अपॉन डी के। ये मान हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो एल अपॉन डी बराबर किसके हो जाएगा 1.22 लैम्डा डी। ये आपका मूल सूत्र होता है। ठीक है, चाहे आप दूरदर्शी के लिए प्रयोग करें या आप सूक्ष्मदर्शी के लिए प्रयोग करें, बस ये याद रखना है कि सूक्ष्मदर्शी में अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो थीटा के स्थान पर हम इस दूरी को लेना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ठीक है, क्योंकि जो वस्तुएं होती हैं सूक्ष्मदर्शी में वो अभिदृश्यक के काफ़ी निकट होती हैं। ठीक है, और काफ़ी निकट होती है, इस कारण ये डी के स्थान पर क्या आ जाएगा, आपका फोकस दूरी एफ आ जाएगी। ठीक है, अब पहले हम यही ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें एक तरह से दूरदर्शी के लिए लेके चलिए कि ये कोई प्रकाशी केंद्र है और ये दो कोई तारे हैं जो काफ़ी दूरी पर स्थित हैं, दूरी को दर्शा रहे हैं डी। इन दोनों के मध्य आपकी जो दूरी है वो एल है, तो हम चित्रानुसार दो तारे ले रहे हैं जिनके मध्य की दूरी एल है और ये किसी दूरदर्शी के द्वारा देखे जा रहे हैं और ये दूरी कितनी है, डी है। तो इसके लिए विभेदन जैसे कि अभी समझाया आपको, थीटा किसके बराबर होगा, थीटा यानी कोण बराबर किसके, चाप बटे त्रिज्या यानी कि एल अपॉन डी, और एल अपॉन डी द्वारक के लिए थीटा मिनिमम किसके बराबर होता है 1.22 लैम्डा अपॉन डी, दोनों को बराबर रखेंगे तो ये संबंध आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं हम सूक्ष्मदर्शी के लिए। जैसे अभी आपको बताया कि सूक्ष्मदर्शी के लिए दो बिंदुओं के मध्य वास्तविक पार्थक्य एस लेना ज़्यादा सुविधाजनक होता है। क्यों होता है, अभी आपको बताया था, क्योंकि वस्तुएं सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक के काफ़ी निकट होती है, कह लीजिए उसके फोकस के काफ़ी निकट होती है, यानी कि एल के स्थान पर हम क्या ले लेंगे, एस, और डी के स्थान पर हम क्या ले लेंगे, एफ। तो थीटा मिनिमम किसके बराबर आ जाएगा, एस अपॉन एफ के, या एस बराबर किसके आ जाएगा, एफ थीटा मिनिमम। ठीक है, जहाँ पे एफ क्या है, लेंस की फोकस दूरी है, तब इसी समीकरण से या आप इस तरह से कर लीजिए, एस बराबर किसके आएगा, इस सूत्र से थीटा मिनिमम इंटू एफ, और थीटा मिनिमम का जो वैल्यू होती है वो 1.22 लैम्डा अपॉन डी होती है किसी भी उत्तल लेंस के लिए या कह लीजिए इस द्वारक के लिए। तो ये मान हम यहाँ पे रखेंगे, तो एस बराबर किसके आ जाएगा 1.22 लैम्डा अपॉन डी इंटू एफ। अब हम जानते हैं ये सभी चीज़ें हमने क्या ज्ञात की, विभेदन सीमा या विभेदन, और इसका व्युत्क्रम क्या कहलाता है, विभेदन क्षमता। तो विभेदन क्षमता किसके बराबर होती है, 1 बटे विभेदन सीमा। ठीक है, अब यहाँ पे मान रखेंगे तो डी ऊपर चला जाएगा 1.22 लैम्डा एफ। अब आप देख सकते हैं जो आपका द्वारक है या उत्तल लेंस है उसका व्यास निश्चित होगा, ये कांस्टेंट है ही, अचर राशि है, और आपका एफ फोकस दूरी किसी भी लेंस की ये भी निश्चित होती है या द्वारक की कह लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो विभेदन क्षमता व्युत्क्रमानुपाती किसके होती है, लैम्डा के। तो किसी प्रकाशिक यंत्र के लिए उसकी विभेदन क्षमता आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये होता है आपका विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे प्रकाश के ध्रुवण की। उससे पहले हम प्रकाश को समझेंगे। प्रकाश जैसे आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है कि प्रकाश मूल रूप से एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश व चुंबकीय क्षेत्र सदिश परस्पर लंबवत और तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत होते हैं। ठीक है, अब जो प्रकाशीय प्रभाव उत्पन्न करता है वो इस विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युतीय घटक उत्पन्न करता है, अतः विद्युतीय घटक को प्रकाशीय घटक भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अध्रुवित प्रकाश की। अध्रुवित प्रकाश या साधारण प्रकाश। तो अध्रुवित प्रकाश और साधारण प्रकाश वो होगा जिसमें
विद्युत सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत सभी तलों में पाए जाएं, सभी तलों में स्थित हों, तो ये कहलाता है अध्रुवित प्रकाश। इसकी तीव्रता काफी अधिक होती है। इसे हम इस तरह से दर्शा सकते हैं इस रेखा चित्र के आधार पर कि ये प्रकाश संचरण की दिशा है, ये होता है कागज के तल के अभिलंबवत और ये होता है कागज के तल में। कागज के तल के अभिलंबवत इस तरह से मान के चलिए कि आपकी ओर आ रहा है, तो विद्युत सदिश के कंपन सभी संभव जितने भी तल हो सकते हैं सभी में विद्यमान हो तो ये कहलाएगा अध्रुवित प्रकाश। कागज के तल में हम इसे इस तरह से दर्शाएंगे, ये डॉट लगाएंगे और इस तरह से, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका अध्रुवित प्रकाश, क्योंकि विद्युत सदिश कंपन सभी तलों में सभी दिशाओं में है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ध्रुवित प्रकाश की। तो ध्रुवित प्रकाश कौन सा होता है कि यदि प्रकाश किरण में आप किसी भी विधि द्वारा विद्युत क्षेत्र के सदिश के जो कंपन है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत ये सभी तलों में न होकर आप किसी निश्चित दिशा या तल में सीमित कर दें तो वो प्रकाश कहलाएगा ध्रुवित प्रकाश। इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसा प्रकाश या ऐसी प्रकाश किरण जिसमें विद्युत सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत सभी दिशाओं में न होकर किसी एक निश्चित दिशा या कह लीजिए एक निश्चित तल में हो, यह प्रकाश कहलाता है ध्रुवित प्रकाश। दर्शाएंगे इस तरह से, कागज के तल के अभिलंबवत इस तरह से और कागज के तल में इस तरह से, सॉरी ये तल में है और ये तल के अभिलंबवत है बाहर की ओर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ध्रुवण की। तो ध्रुवण क्या होता है? अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलना ही ध्रुवण कहलाता है। किसी भी विधि से किसी भी प्रक्रिया से आप अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल दीजिए, यही कहलाता है ध्रुवण। और इसके लिए आप जो युक्ति प्रयुक्त करोगे वो कहलाती है ध्रुवक। जैसे हम सामान्य रूप से पोलेराइड यूज करते हैं, आपका टूरमेलिन क्रिस्टल होता है यानी कि द्विवर्णक, निकोल प्रिज्म होता है, ठीक है। तो आप द्विवर्णक प्रयोग करें या आप पोलेराइड यूज करें, ठीक है। तो किसी भी विधि से किसी भी प्रक्रिया से आप अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित में बदल दीजिए, ये कहलाता है प्रकाश का ध्रुवण। इसको हम इस चित्र के द्वारा या रेखा चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं। यहाँ पे प्रकाश के ध्रुवण को दर्शाया गया है, ठीक है। यह अध्रुवित प्रकाश है, इसको हमें ध्रुवित प्रकाश में बदलना है। तो हम क्या करते हैं, एक ध्रुवक का प्रयोग करते हैं। आपको बताया था जो भी युक्ति इसमें प्रयुक्त होगी वो ध्रुवक कहलाएगी, चाहे वो पोलेराइड हो, चाहे आपका टूरमेलिन क्रिस्टल हो या कह लीजिए द्विवर्णक हो। तो हम यहाँ पे पोलेराइड यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जब यह ध्रुवित प्रकाश इस पर आपतित होगा तो इस युक्ति या कह लीजिए पोलेराइड या द्विवर्णक के प्रकाशिक अक्ष जिस दिशा में होगी उसी के अनुसार हमें विद्युत सदिश के कंपन प्राप्त होंगे, या कह लीजिए जो एक निश्चित दिशा में होंगे या तल में होंगे, यानी कि हमें ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कंपन तल और ध्रुवण तल। तो आप ध्यान दीजिए कि वो तल जैसे कि यहाँ पे दर्शाया ABCD जिसमें ध्रुवित प्रकाश के विद्युत सदिश के कंपन और तरंग संचरण दोनों विद्यमान हो कहलाएगा कंपन तल, कंपन तल कहलाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम ध्रुवण तल की। तो कंपन तल के अभिलंबवत वो तल जैसे कि यहाँ पे दर्शाया EFGH, कंपन तल के अभिलंबवत स्थित वह तल जिसमें तरंग संचरण तो विद्यमान हो लेकिन विद्युत सदिश के कंपन विद्यमान ना हो, वो कहलाता है ध्रुवण तल, ठीक है। ये हो गई इनकी परिभाषा कि आपका कंपन तल वह तल जिसमें विद्युत सदिश के कंपन यानी घटक और तरंग संचरण की दिशा दोनों उपस्थित हों, कंपन तल कहलाएगा जैसे अभी था ABCD। और ध्रुवण तल कंपन तल के अभिलंबवत वह तल जिसमें संचरण की दिशा तो स्थित हो तथा विद्युत क्षेत्र के सदिशों के घटक शून्य हो, क्या कहलाएगा? ध्रुवण तल, जैसे कि आपका EFGH, ठीक है, ये ध्रुवण तल था। इसके बाद आता है कि समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करने की विधियां क्या क्या है, ठीक है, यानी कि अध्रुवित प्रकाश को हम ध्रुवित प्रकाश में किस प्रकार बदल सकते हैं। तो इसकी कई विधियां हैं, जैसे कि परावर्तन द्वारा, अपवर्तन के द्वारा, द्वि अपवर्तन के द्वारा जो निकोल प्रिज्म में होता है, ठीक है, द्विवर्णकता जैसे टूरमेलिन क्रिस्टल है, और पोलेराइड भी कुछ इसी आधार पर है, उसमें आपका इसका मान अधिक होता है, प्रकीर्णन द्वारा। तो ये कुछ प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम
समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करते हैं। आगे हम इन प्रक्रियाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।